बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगाम इमरान खान ने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो इमरान खान को सियासी बलवाई, सियासी दहशतगर्द और फितना कहकर पुकारते रहे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात वाज़ेह कर दी कि इमरान खान का खौफ इनको खाया जा रहा है और इमरान खान अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुके हैं और पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स उसके नाम के गिर्द घूम रही है और अब इमरान खान से बड़ा ताकतवर कोई बड़ी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। और इस बात ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी टॉक शो हो, कोई भी अदालत हो, जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट, देयर इज ओनली वन मैन फीचरिंग, जिसका नाम इमरान खान है, शुरू से आखिर इमरान खान। तो जनाब, आज कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि DGI-SPR ने यह मुतालबा किया फौज की जानिब से कि इमरान खान अगर माफी मांग लें तो उनको माफ कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ और फौज से माफी या फिर सजाए मौत या फांसी, ये एक ऑप्शन दिया गया है। इमरान खान का इस पर जवाब आया। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने अडयाला जेल से जो एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिससे ताकतवर रिवानों के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं, वो बयान मैंने आपके सामने रखना है, जिसने इस वक्त नई आग भड़का दी है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि एक ताकतवर फौजी अफसर जो है वो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज मैदान में आए और वो कप्तान के हक में बोल पड़े। अब ये अंदर खाते चल क्या रहा है और उनके बयान से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, उनके बयान ने कैसे इस DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नया पलटा खाया है, तो वो मैंने आपके सामने रखना है। उसका हमने पोस्टमार्टम करना है। वो बयान की हकीकत क्या है, वजह क्या, किसने बयान दिया है, कि तमाम डिटेल्स आपके सामने बहकाइक और बसबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम, सब खबरों पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगला सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अब बुशरा बीबी जो है वो बनीगला नहीं बल्कि अडयाला जेल में जाएंगी। तो आज अमेरिका का बयान सामने आया और 2 दिन पहले अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द के साथ उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई और वो खुद दरख्वास्त करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गए। तो आज जो है वो अमेरिका ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तान में कैद तमाम कैदियों से के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। आज अमेरिकी महकमा खारजा जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बशमूल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के दरमियान मुलाकात में मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम पहले कह चुके हैं, जिसका मतलब है कि हम पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से कोई पोजीशन इख्तियार नहीं करते और किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ को बरकरार रहते देखना चाहते हैं। तो ये लग रहा है कि वो जो मुलाकात हुई है बड़ी मसरत मुलाकात है और वो मुलाकात अब रंग दिखाने जा रही है और अमेरिका इस वक्त इमरान खान के लिए सुलह का पैगाम जो है वो लेकर आया था, तो जो मैंने आपको कल के व्लॉग में जो है वो भी बता दिया था। तो जनाब, ये दूसरी जानिब जो है वो मियां जावेद लतीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के जो हैं वो बड़े करीबी साथी हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 9 मई के मुलजमान को 1 साल बाद भी कटहरे में खड़ा नहीं किया गया तो किसने मना किया। और यही सवाल कल DGI-SPR साहब ने जो है वो जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो एमन बिलाल सफदर साहब हैं, कोर कमांडर मंगला, उनका जो इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है, उनकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी जो है बताई जा रही थी। DGI-SPR साहब ने कहा कि 1 साल हो चुका है, अभी तक 9 मई के मुलजमान कटहरे में नहीं आए, तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपने ही फौजी अफसरान के ऊपर जो है वो ये बंदूक तानी कि ये लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तहकीकात करने वाली कमेटी या इदारा जिनके ऊपर इल्जामात साबित कर सकें, वो चीजें पब्लिक क्यों नहीं की गई। कोई तो सच बोले कि जनरल पाशा और बाकी लोगों ने मीनार पाकिस्तान को इस इंतजार को लॉन्च किया था, बताया जाए कि कौन कौन मुलव्वस था। तो लिहाजा जनाब, ये एक बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। अगर सबूत होते तो अवाम के सामने रखते। आज जावेद लतीफ साहब, उनके पास तो सबूत ही नहीं है। सबूत होंगे तो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा ना। अगर पाक फौज के पास सबूत हैं तो उसको इस दहशतगर्दी की अदालत में लेकर जाते और पूरी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी होता। तो खैर जनाब, ये सारी चीजें तो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। DGI-SPR की एक जानिब तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर
کاشف عباسی صاحب نے کل صحافت کا حق ادا کر دیا. کاشف عباسی صاحب نے اس پریس کانفرنس کا جیسے پوسٹ مارٹم کیا, اس نے جناب اس کو سب کو ہلا کے رکھ دیا. اور وہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم چل رہا تھا اور ARY نے کاشف عباسی کا پروگرام آف دی ریکارڈ 8:42 پر اچانک آف ایئر کر دیا. یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے, طاقتور اپنا بیانیہ دے دیتے ہیں لیکن دوسرے کا نظامتی بیانیہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. کل پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہے, رؤف حسن صاحب نے جو رد عمل دیا وہ میڈیا پر نہیں چلنے دی گئی. تو یہ پاکستان میں جمہوریت ہے, جس جمہوریت کی بات جو ہے وہ کل DGI SPR میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے. تو خیر طاقتور فوجی افسر جو ہیں وہ کل کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہیں وہ جناب انہوں نے طبلہ جنگ بجا دیا ہے, وہ منتظم پر ہیں اور کپتان کے حق میں جناب بول پڑے ہیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رہ چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ممبر بھی رہے ہیں اور یہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو سکے. تو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کہا کہ قدرت عمران خان کے ساتھ ہے, یعنی کہ DGI SPR کی پریس کانفرنس پر رد عمل ہے کہ قدرت عمران خان کے ساتھ ہے. اور اگر آپ نے واقعی طور پر کسی نے دیکھنا ہو کہ غیبی مدد کیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے کسی بندے کی, تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا. قتل کرنے کی کوشش ہوئی, زہر دینے کی کوشش ہوئی, مارنے کی کوشش ہوئی, سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش ہوئی, جیل میں رکھ کر اس کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی. سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اس کی جماعت نہ ختم ہوئی ہے بلکہ وہ اس طاقت سے طاقتور ترین بن چکا ہے, پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے. اس نے جناب طاقتوروں کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہی بات جو ہے وہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو قدرت عمران خان کے جو ہے وہ ساتھ ہے. اب جناب جو سب سے اہم بات ہے کہ DGI SPR کی پریس کانفرنس یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے معافی مانگ لیں, ان کو معاف کر دیا جائے گا, بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, معافی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر اب کیا خان صاحب معافی یا پھر سزائے موت یا پھانسی یا پھر اور چیز, یہ ایک آپشن ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا. اب جناب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دے دیا ہے اور اس کے رد عمل نے ایک نئی آگ بھڑکا دی ہے. دو رد عمل, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن صاحب, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس نے جناب بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑا سخت قسم کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے, ڈائریکٹ آرمی چیف اور دیگر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں, بڑے خطرناک حالات ہیں, یعنی کہ بند گلی میں صورتحال جا رہی ہے. اور پھر اسد کیسر صاحب نے کل جو اہم ترین سٹیٹمنٹ دی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جو DGI SPR نے یہ بات کی ہے کہ آپ جو ہیں معافی مانگ لیں, تو کیسر صاحب نے کہا کہ اللہ معاف کرے, معافی تو ہم اپنے باپ سے ہی مانگتے ہیں, ان سے کیا مانگیں گے. تمام اداروں کو آئین اور قانون کی کا احترام کرنا چاہیے. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے غصے میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو سیاسی کمیٹی بنائی ہے جو مذاکرات کے لیے, وہ بالکل انہوں نے تردید کر دی کہ خان صاحب نے بات چیت نہیں کرنی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ کیا بات چیت کریں گے, ہم نے بات چیت نہیں کرنی. یہ بھی جناب آج وہاں سے جو ہے وہ اسد کیسر نے بم پھوڑ دیا ہے. یعنی کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے جیسے جو ہے وہ رد عمل دیا ہے, اس نے اس وقت پورے میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے طاقتوروں کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ تواتر سے بیان آتا ہے, چاہے وہ زین قریشی ہوں, چاہے وہ جناب شہباز گل بائٹ سے بیٹھے ہوں, چاہے وہ پاکستان بیٹھے اسد کیسر ہوں, رؤف حسن صاحب ہوں, فواد چودھری ہوں, سب نے جناب باری باری جو ہے وہ DGI SPR کی پریس کانفرنس جو ہے ان کا جواب دیا. تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جواب کی اس وقت انتظار تھا کہ خان صاحب اس پر کیا کہتے ہیں. خان صاحب نے جناب بڑا لمبا قسم کا جواب دے دیا ہے. خان صاحب نے اس وقت در و دیوار ہلا دیے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیل سے قوم کے نام اہم پیغام دیا ہے جو 7 مئی 2024 کا بیان ہے اور آج اس کو نشر کیا گیا ہے, اور جس میں خان صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے. اب جناب آپ نے ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ DGI SPR صاحب کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ خان صاحب جو ہے معافی مانگ لیں, سچے دل سے معافی مانگے. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے معافی مانگے گا. عمران خان کو تو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان نے تو وزیر اعظم نہیں بننا. جب ان سے سوال پوچھا, جب وہ قید میں ہیں تو ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ خان صاحب آپ کو یہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. خان نے کہا جو میں نے کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں, میں نے وزیر اعظم بننا بھی نہیں, میں اپنی قوم کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو اب آپ امیجن کریں کہ کیا خان صاحب جو ہے وہ ان سے معافی مانگے گا. آج خان صاحب نے وہ چیز جو ہے واضح کرتی. خان صاحب نے کہا کہ 28 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن احتجاج کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدل و انصاف کے فروغ کو اپنی پہچان بنایا. 9 مئی کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ سب سے پہلے جو ہے وہ طے شدہ تھا. 9 مئی 2023 کی حقیقت قوم پر پوری طرح واضح ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بل بوتے پر وہ حقیقت کو جھٹا سکتا ہے تو یقیناً بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. چنانچہ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ قوم کو
बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टीम फौजी मुसल्लह दस्ते के जरिए अगवा किया गया। यानी कि जनाब ये खान साहब ने इस वक्त तबला जंग बजा दिया कि मुझे फिर बताया जाए कि नीम फौजी दस्ते ने क्यों गिरफ्तार किया, उसके पीछे क्या वजह थी, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज जो चुराई गई हैं, किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले 29 शहरियों पर गोलियां बरसाई गई, किसके हुक्म पर जो मुख्तलिन हैं उनकी अहलखाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, और किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटा दी गई। सवाल तो ये बनता है कि आप जीएचक्यू में नहीं घुस सकते हैं तो वहां पर फिर सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई थी? कोर कमांडर के घर पर आप नहीं जा सकते बगैर किसी सिक्योरिटी चेकअप के, तो वहां से जो है वो सिक्योरिटी उस दिन क्यों हटाई गई थी? एक अहम तरीन सवाल खान साहब ने इसके ऊपर जो है उठाया। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूं तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है कि 24 मार्च 1971 को इस वक्त हुक्मरान शाहिजा खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद थे, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा न थे, और चुनाचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया, और इस तर्ज पर 9 मई को फॉल्स ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। बड़ा अहम सवाल, बड़ा जनाब उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग इस पर की है। खान साहब से आप मुकाबला नहीं कर सकते, ये जनाब की वाज़ेह। खान साहब ने कहा कि पूरे का पूरा रियासती निजाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। कल जनाब DGISPR ने इमरान खान को झूठ 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 झूठा झूठा बार बार एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, आज इमरान खान साहब ने उनको झूठा कह दिया, यानी कि बराबर की जंग चल रही है। और उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो धरने एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जजेस के सुपर्द कर दिया, और उन्होंने जो है वो जरगे में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात के एक कुरकन को फॉर्म 47 का ताना देकर न सिर्फ सारे राज का पर्दाचार कर दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस जो हैं उनके खातिर कमिश्नर रावलपिंडी की खिलाफी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत, जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे कि नंबर 1 मुझे जेल में डाला जाए, नंबर 2 नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जाए, और नंबर 3 तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर सूरतकार और दिन रात मुसरफ अमल हैं, और इसी प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमा कायम किए गए, जबकि जरदारी नवाज और उनके बच्चों के केसेस को माफ किया गया। और जो सबसे अहम बात उन्होंने की मीडिया के हवाले से कि मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद हैं कि कोई आवाज नहीं निकलती, तहम उसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदी आयद की जाती तो अब तक न जाने कितने ही स्कैंडल सामने आ जाते हैं। हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं, रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती है, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। इनके सारे मनसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक पे मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम ने इन्हें बुरी तरह से शिकस्त दे दी। जनाब खान साहब के इस सख्त बयान ने इस वक्त दर दीवार हिला के रख दी, और एक एक चीज उन्होंने सबूत और उन्होंने माजी की मिसालों से साबित कर दिया है कि कैसे 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और 24 घंटे 1 साल होने में बाकी है, और कल 9 मई का उर्स जो है वो आलीशान मनाया जाएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने भी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।